आज आपको सामाजिक विज्ञान विषय का पाठ 8 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और नीतियाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। ब्रिटिश प्रशासन को हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन की 1858 ईस्वी के बाद क्या नीतियाँ थी, उसके क्या कानून थे, उसकी जानकारी आज हम जानेंगे। उसके प्रशासनिक कार्यों में क्या फेरबदल किया गया उस समय पर 1858 के बाद, उस चीज को आज हम पढ़ेंगे। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के वीरों ने अपना बलिदान देते हुए भारत में अंग्रेजी शासन पर प्रहार कर न केवल अपनी शक्ति का परिचय दिया, वरन अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। 1858 के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे मंगल पांडे, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस को बंदूक में भरने से मना कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों की उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। ये इसीलिए 1858 के स्वतंत्रता संग्राम को इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। यह स्वतंत्रता संग्राम की एक छोटी सी चिंगारी थी, इसके बाद यह विशाल रूप में हुआ। इसीलिए अंग्रेजों की नींव इस स्वतंत्रता संग्राम से हिल उठी। आज उसके बाद के बारे में हम जानते हैं क्या हुआ। यद्यपि अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों के संग्राम में रणबांकुरों का कठोरतापूर्वक दमन कर दिया गया, किंतु इस घटना ने इंग्लैंड की सरकार को हिला कर रख दिया। यहाँ से भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय आरंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार भारत के बारे में नए सिरे से विचार करने के लिए विवश हो गई कि भारत में कैसे अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में फेरबदल करना है। इस चीज का निर्णय वहाँ लिया गया। कैसे नवीन प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा रहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भयभीत ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध उत्पन्न हुए असंतोष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरदायी ठहराया। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इस 1858 के पहले व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई। इसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अतः ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प हो गई। भारत में अंग्रेजों का आगमन पहले कैसे हुआ? भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ व्यापार के उद्देश्य से। ये व्यापार करने के लिए यहाँ आए थे। व्यापार करने के साथ साथ इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की और धीरे धीरे इनको सत्ता की लालच आ गई और यहाँ सत्ता प्राप्त करने लगे। छोटी छोटी रियासतों को पहले गुलाम बनाया गया और उनके साथ में इंग्लैंड से आधुनिक शस्त्र मंगा करके फिर बड़े बड़े राज्यों को टारगेट किया गया। कोई बातचीत करके हल कर लिया, राज्य को अपने में मिला लिया और किसी से युद्ध करके अपने में मिला लिया। 1858 ईस्वी का अधिनियम क्या था? 1858 ईस्वी में एक अधिनियम बनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में कुछ फेरबदल किया और 1858 में एक कानून पारित किया, जिसे 1858 का अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम में निम्नलिखित कार्य किए गए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में समाप्त हो गया। भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन हो गया। यहाँ जो शासन होता था वो उसको सीधे इंग्लैंड की महारानी उस पर कंट्रोल करती थी। वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। जो यहाँ रहता था वह प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड की महारानी के कार्य करता था। भारत के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव एवं उप सचिव परिषद का निर्माण किया गया। भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। अब इंग्लैंड की महारानी ने क्या घोषणाएं की, इसको हम आगे देखेंगे। इंग्लैंड की महारानी ने यह घोषणा की कि कैनिंग
जो भारत में प्रथम वायसराय बनकर आया था, उसी के समय में अपनी कैनिंग ने उनकी घोषणा को इलाहाबाद के एक दरबार में पढ़कर सुनाया। किसकी घोषणा? इंग्लैंड की महारानी की घोषणा। उसमें क्या था? अंग्रेजी राज में भारत का कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। माने भारतीय नीतियों, भारतीयों के रीति रिवाजों एवं प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। न्याय में समानता, उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। भारत में राजाओं के सम्मान एवं अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। प्रशासनिक सेवाओं में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इस तरह के इंग्लैंड की महारानी की नीतियों की घोषणा कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाई। इंग्लैंड से भारतीय प्रशासन का नियंत्रण हो रहा था। अब हम अगला बिंदु पढ़ते हैं। इंग्लैंड की महारानी की घोषणा पढ़ चुके। अब इंग्लैंड से भारतीय प्रशासन का नियंत्रण। इंग्लैंड से भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कैसे हो रहा था? छात्रों, इस समय तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार विश्व के अन्य देशों में होने लगा था। इंग्लैंड के आर्थिक हितों के लिए भारत और भारतीय संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाने लगा था। भारतीय संसाधनों से इंग्लैंड दूसरे देशों में युद्धों का खर्च वहन करता था। इसलिए भारत की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण इंग्लैंड से किया जाने लगा। भारत सचिव एवं सचिवालय अगला बिंदु है हमारा। भारत सचिव एवं सचिवालय। यह जो है इंग्लैंड की महारानी ने भारत सचिव को नियुक्त किया था और यहाँ सचिवालय खोल दिया गया। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। 1858 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव के पद का निर्माण किया गया। उसे भारत सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। वह इंग्लैंड में रहकर भारतीय प्रशासन का पूर्ण ध्यान रखता था तथा इंग्लैंड के संसद के प्रति उत्तरदायी था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। कैसे? इंग्लैंड के कार्यालय इस कार्यालय को भारत सचिवालय कहा गया है। इसे इंडिया ऑफिस भी दूसरे शब्दों में कहा जाता था। इसमें अनेक विभाग बनाए गए। भारत सचिवालय के सभी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सभी खर्च भारत की राशि भारत से वसूल की जाती थी। जो भारत में ऑफिस बनाए गए थे, जितने कर्मचारी काम करते थे उसके अंतर्गत उनके जो वेतन दिया जाता था वह उसकी राशि भारत से वसूल करके दी जाती थी। अब अगला बिंदु है भारत सरकार वायसराय एवं उसकी परिषद। भारत सरकार वायसराय एवं उसकी परिषद। परिषद 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रशासन किए गए परिवर्तनों में अब गवर्नर जनरल वायसराय के नाम से इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुआ। हम आपको पहले बता दिए इंग्लैंड की महारानी ने जो अधिनियम बनाया था उसमें अपनी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ नियुक्त किया था, जिसको वायसराय कहा जाता था। भारत में वायसराय सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। वायसराय की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। इसे कार्यकारी परिषद कहा जाता था। 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य, अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। बाद में पुनः सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांत में विधान परिषदें स्थापित की गई। बंगाल, बंबई एवं मद्रास के अन्य प्रांतों में भी विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदें प्रांतीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी थी, किंतु कोई भी कानून बनाने से पूर्व उन्हें गवर्नर जनरल की अनुमति लेना अनिवार्य था। प्रांतों में गवर्नर सर्वोच्च अधिकारी होता था। 1865 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गई। उसे विधान परिषदों तथा प्रांतों की
सीमाएं निश्चित करने या परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया। 1869 ईस्वी में गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। 1876 ईस्वी में शाही उपाधि अधिनियम पारित कर 28 अप्रैल 1876 को इंग्लैंड की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। सम्राज्ञी माने राजा, राजा कहा गया, औरत थी इसलिए सम्राट न कह करके सम्राज्ञी घोषित किया गया। 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित कर परिषदों में अधिकतम अतिरिक्त 16 सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। आगे चलकर 1909 ईस्वी में 1919 ईस्वी 1935 ईस्वी में पारित भारत सरकार अधिनियम में विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में पुनः वृद्धि की गई, किंतु वास्तविक शक्ति वायसराय के पास ही रही। वास्तविक शक्ति का मतलब है कि ये देश में प्रशासन की जितनी भी नीतियां लागू थी, उन नीतियों को परिवर्तित करने, उन नीतियों को लागू करने और नीतियों के लागू करने के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ा और उसके प्रभाव के अलावा उस पर आगे क्या करना है, इस सब की बातों का ध्यान जो है वो वायसराय को रखना पड़ता था। वायसराय उसमें परिवर्तन कर सकते थे। अब अगला बिंदु है सेना का पुनर्गठन। इंग्लैंड भारत में अब सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना का पुनर्गठन का अर्थ ये है छात्रों कि सेना नए सिरे से बनाई गई और उसमें परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन किए गए। सेना का पुनर्गठन। अठारह ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी, जो अंग्रेजों की कल्पना से परे थी। भारत में पुनः सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठा न सके, इसलिए उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया। नए स्वरूप से सेना का में भर्ती दी गई, नए स्वरूप से सेना का कानून बनाया गया। कैसे बनाया गया? भारतीय सेना को संगठित एवं सुदृढ़ किया गया। संगठित माने इकट्ठा किया गया ताकि वह अंग्रेजी साम्राज्य के प्रचार प्रसार एवं रक्षा पर अपना योगदान दे सके। इसी उद्देश्य से निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपीय सेना को अंग्रेजी सेना में मिला लिया गया। इंग्लैंड की सेना के पदाधिकारियों एवं सैनिकों को नियमित रूप से भारत भेजने की व्यवस्था की गई। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। माने भारत के लोगों को सेना में शामिल कम किया जाने लगा और यूरोप के सैनिकों को सेना में अधिक शामिल किया जाने लगा। यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुपात जहां बंगाल में 2:1 था, वहीं बंबई में एवं मद्रास में 3:1 रखा गया। सेना में जातिवाद के आधार पर नियुक्तियां आरंभ की गई। सैनिकों में प्रांतीय निष्ठा की भावना भड़काकर पंजाब, गढ़वाल, कुमायूं, सिख, राजपूत, मराठा जैसी रेजिमेंटों का गठन किया गया ताकि सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत ना हो सके। क्षेत्रवाद की भावना को भड़का दिया गया और ताकि वो एक दूसरे से मिल ना सके, एक दूसरे को अपना सुख दुख बांट ना सके और आपस में एक हो ना सके। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों की कुल आय का लगभग 30% भाग सेना पर व्यय किया जाने लगा। इस तरह सेना का पुनर्गठन करने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य था फूट डालो और राज्य करो। आपस में लड़ा देते थे और खुद राज्य करते रहते थे। यही उनका प्रमुख उद्देश्य था ताकि सेना की कोई एक कंपनी विद्रोह करे तो दूसरी कंपनी द्वारा उसे कुचल दिया जाए। भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए विदेश भेजना आरंभ कर दिया गया। अगला बिंदु है प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन में सरकार में कैसे परिवर्तन किए गए इसको हम देखेंगे। अब अगले कक्षा में देखेंगे। अब हम गृह कार्य के प्रश्नों को बोलते हैं, आप ध्यान से सुने। किस अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया? ये प्रश्न नंबर 1 है। किस अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया? 1858 के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा?
दूसरा प्रश्न है, फिर से सुनेंगे, 1858 के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा। और तीसरा प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। फिर से पुनः रिपीट करता हूँ, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। धन्यवाद छात्रों। अब हम अगली कक्षा में प्रशासनिक विभाजन को पढ़ेंगे।